हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और वो चैप्टर है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? जीव जनन कैसे करते हैं। पहले तो आप चैप्टर का नाम ही याद कर लो। क्या है चैप्टर? जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, यानी कि A to Z क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं भाई इस चैप्टर के हम। ठीक है, सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चन के आंसर लगातार पढ़ने वाले हैं। तो मैं डाल देता हूं पहले चैप्टर का नाम, और चैप्टर है हमारा चैप्टर 10, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर से, जीव जनन कैसे करते हैं। 10th क्लास में ही नहीं, ठीक है, इंटर में भी इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं डाल देता हूं एक छोटा सा हेडिंग इस चैप्टर का। करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की, और वो हेडिंग क्या होगा हमारे पास? वो हेडिंग है जनन के बारे में जान लेते हैं कि भाई ये जनन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और ये कहानी ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन में ही नहीं, जितने भी एनिमल्स वगैरह आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, सब में क्या होता है? जनन होता है। तभी तो भाई वंश आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर का नाम है। जनन किसे कहते हैं हम? किसी जीव द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। ठीक है, उत्पन्न करना क्या कहलाता है हमारा? जनन कहलाता है। जनन कहलाता, अरे बड़ा इजी टॉपिक है, आराम से याद कर लोगे। कहलाता है, क्या टॉपिक है? जनन किसे कहते हैं? किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और जनन होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है जनन? 2 प्रकार का होता है। मैं डाल देता हूं हेडिंग जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, तो जनन कितने प्रकार का होता है भाई? जनन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जनन 2 प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है वो भी देख लेते हैं इसमें एक बार। तो जनन 2 सा होता है भाई। पहला नंबर है मेरे पास अलैंगिक जनन। कौन सा होता है? अलैंगिक जनन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। कौन सा होता है? लैंगिक जनन होता है। तो इसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन को बोलते हैं इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब एक बार लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं भाई दोनों में। तो मैं दोनों में अंतर लिखवा देता हूं यहीं पर। ठीक है, तो एक तरफ डाल देता हूं मैं हेडिंग अलैंगिक जनन, और दूसरी तरफ डाल देता हूं मैं लैंगिक जनन। बड़ा इजी टॉपिक है, कोई टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं होता। यह है तुम्हारे पास अलैंगिक जनन, और यह है लैंगिक जनन। तो देखते हैं फिर इस अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो पॉइंट याद कर लो, अलैंगिक जनन जो होता है वो, उसमें केवल एक जनक होता है। देखो जनक होते हैं 2 जनक। कौन कौन से होते हैं? एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है। लेकिन इस अलैंगिक जनन में जनक कितने होते हैं? केवल एक होता है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि एक जनक होता है, एक जनक होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में, ठीक है, 2 जनक होते हैं, 2 जनक होते हैं। ठीक है, होते हैं। एक तो तुम्हारे पास मेल और एक फीमेल, नर तथा मादा। ठीक है, नर तथा मादा। तो लैंगिक एक जनक होता है, अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक जनक होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 जनक होते हैं, नर और मादा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है इसमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन नहीं होता है, ध्यान देना, निषेचन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है भाई? निषेचन होता है।
निषेचन होता है। निषेचन मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्टिलाइजेशन, यानी कि नर और मादा के मिलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। याद कर लेना ठीक से, नर और मादा के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या होता है निषेचन, तो किसे कहोगे आप, मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की बात करूं मैं तो इसमें एक जनक होता है और लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, नर और मादा। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं होता, क्योंकि जनक एक होता है। जब एक जनक होता है तो फर्टिलाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि नर और मादा के मिलने की क्रिया को बोलते हैं निषेचन। लेकिन यहाँ क्या होता है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों में से होगा तो वो जनन, यानी कि वो कैसे कर सकता है निषेचन, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो निषेचन नहीं होता है और यहाँ निषेचन होता है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड पॉइंट मेरे पास आता है इसका, थर्ड पॉइंट मेरे पास आता है इसका, क्लोन बनता है इसमें भाई, क्लोन बनता है, क्लोन बनता है। यहाँ क्लोन नहीं बनता है, क्लोन नहीं बनता है। आप सोच रहे होगे यार ये क्लोन क्या होता है। क्लोन का मतलब होता है प्रतिरूप, जैसा बाप वैसा बेटा, यानी कि जिस चीज़ से जो बनेगा वैसे का वैसे सेम होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे कि ह्यूमन में होता है, एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, जो उनकी संतान पैदा होती है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, देखने में भी डिफरेंट होते हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ जो होता है अलैंगिक जनन में, जैसा जनक होगा हूबहू, ठीक है, उसकी संतान पैदा होगी, कोई डिफरेंट नहीं होगा, गुण सब कुछ सेम टू सेम होगा। ठीक है, इसके बाद देखो विभिन्नता नहीं पाई जाती है, विभिन्नता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती, विभिन्नता नहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर भैया विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, याद कर लो ठीक से, विभिन्नता पाई जाती है। यानी कि संतान जो होती है वो जनक के समान होती है और यहाँ जो होती है संतान जनक के समान नहीं होती है। ये अंतर होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। ठीक है, दोनों के दोनों मेथड मैंने बता दिया कि जनन के प्रकार कितने प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है, पहला कौन सा होता है, अलैंगिक जनन होता है, दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो अलैंगिक जनन जो है एक जनक होता है, लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, और वो भी नर और मादा दोनों के दोनों। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि जनक एक होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि जनक दो होते हैं। किसे कहते हैं निषेचन, हम निषेचन होता है नर और मादा के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्लोन बनता है, बिल्कुल हूबहू जैसा जीव वैसे के वैसे संतान पैदा होगी। यहाँ क्लोन नहीं बनता है, यहाँ पे जो संतान पैदा होती है वो जनक से डिफरेंट होती है। इनमें विभिन्नता वहीं पाई जाती है, हूबहू सेम टू सेम, इनमें विभिन्नता पाई जाती है, चार डिफरेंट हो गए दोनों के दोनों में। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन कितने विधियों से हो सकता है। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन कितनी विधियों से हो सकता है। तो मैं डाल देता हूं हेडिंग अलैंगिक जनन की विधियां। क्या डालने वाला हूं मैं हेडिंग, अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक है, देखते हैं कितनी विधियों से ये अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं, अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां, अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। तो मैं 3 या 4 ले लेंगे, बहुत है इतनी विधियां, समझ जाओगे आराम से, कोई तो भाई ज़्यादा हार्ड कमजोर नहीं होता, बस समझने की बात होती है। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। तो पहली विधि जो आती है मेरे पास, वो पहली विधि होती है तुम्हारे पास द्विखंडन। मैं लेता हूँ द्विखंडन। ठीक है, मैंने क्या लिया है यहाँ पे, द्विखंडन। तो मैं लेता हूं यहाँ पे कौन सा, द्विखंडन। तो भाई ये द्विखंडन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो द्विखंडन का मतलब होता है इसमें कि एक सेल यानी कि एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड हो जाती है, एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इसमें क्या होता है कि भाई इसमें एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो भाई एग्जाम्पल होता है मेरे पास अमीबा, पैरामीशियम, ईटीसी। ठीक है, अमीबा लेते हैं। तो अमीबा में क्या होता है कि एक सेल जो होती है यानी कि एक अमीबा जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक अमीबा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और जो भाग डिवाइड होता है वो पूर्ण रूप से जीवन यापन करते हैं, यानी कि एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो जो अमीबा होता है उसमें द्विखंडन क्रिया पाई जाती है, याद कर लेना ठीक से। इसके बाद आता है तुम्हारे पास सेकंड नंबर आता है अलैंगिक जनन की विधियों में, और वो होता है तुम्हारे पास बहुखंडन। क्या आता है, बहुखंडन। अब ये बहुखंडन क्या होता है भाई, ये भी एक
टॉपिक आता है कि बहुखंडन। अब यहाँ पे देखो नाम से विदित है बहुखंडन, तो यार बहुखंडन का मतलब होता है, बहुखंडन मतलब बहुत सारे खंड, बहुत सारे खंड, यानी कि एक कोशिका जो होती है वो कई कोशिकाओं में टूट जाती है, दो से अधिक कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। यानी कि एक कोशिका, लिख देता हूँ मैं इसकी परिभाषा, एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका, ठीक है, कई कोशिकाओं में, कई कोशिकाओं में, कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, हो जाती है। एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो एग्जाम्पल है मेरे पास प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये एक मच्छर की प्रजाति है, ठीक है, इससे मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक मच्छर की प्रजाति है जो कि मलेरिया रोग का वाहक होता है, यानी कि मलेरिया रोग को आगे संचारित करता है। क्या है प्लाज्मोडियम में, क्या होता है, बहुखंडन होता है, एक कोशिका जो होती है वो कई कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। तो क्या है हमारे पास प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। इसके बाद अगर मैं थर्ड नंबर लूँ, थर्ड नंबर में आता तुम्हारे पास मुकुलन। मुकुलन, भाई मुकुलन क्या होता है, ये देखो, मुकुल से नए जीव का निर्माण होना, मुकुल से नए जीव का निर्माण होना मुकुलन कहलाता है। लेकिन ये मुकुल क्या होती है तो बारे में जान लेते हैं कि मुकुल होती क्या रियलिटी में। तो मैं एक गन्ने का तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। गन्ने को जिस टाइप से बनता है देखो ये, ठीक है। अब यहाँ से जो होती है ना, देखो जब गन्ने को बोया जाता है तो गन्ने के कई पीसों में काट दिया जाता है, और कई पीसों में काटने के बाद जगह जगह उसको बो दिया जाता है। उसके बाद जो ये मुकुल होती है, ठीक है, ये धीरे धीरे विकसित होकर एक नया पौधा बन जाती है। तो जनक पौधों में एक उभार उत्पन्न होता है, यानी कि एक उभार उत्पन्न होता है। गन्ने में भी बीच बीच में देखा होगा तुमने कभी कभी, जैसे आप छिलक खाते हो तो वो एक उभार होता है। तो जो ये उभार होता है वो धीरे धीरे एक नए पौधे में विकसित हो जाता है, जैसा बोलते हो मुकुल। क्या बोलते हैं उसको आप, मुकुल बोलते हो। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो जनक पौधों में, जनक पौधों में, जनक पौधों में, ठीक है, एक उभार उत्पन्न होता है, एक उभार उत्पन्न होता है, एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे एक उभार उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं भाई, जनक पौधों में एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं, ठीक है, इसे मुकुल कहते हैं। और मुकुल से, और मुकुल से नए पौधों का बनना, नए पौधों का बनना क्या कहलाता है हमारा, मुकुलन कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। एक बड़ा इजी टॉपिक है, मुकुलन कहलाता है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो भाई एग्जाम्पल में आता है आपका हाइड्रा। क्या आता है एग्जाम्पल में, हाइड्रा हो गया आपका। और चलो एक ही ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है कि भाई मुकुल उत्पन्न होती है, ठीक है, एक मुकुल उत्पन्न हो जाती है इस टाइप से। देखो ये कुछ ऐसा बनता है हाइड्रा, इस टाइप से बता दे रहा हूँ हाइड्रा को ये, और ये इसकी मुकुल होती है, ऐसा करके ये यहाँ से इस टाइप से एक मुकुल उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यही मुकुल धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होकर एक नए पौधे का जन्म देती है। उसको बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं उसको, मुकुलन। तो यह बात देखो, एक टॉपिक और रहता है, और वो रहता है पुनरुद्भवन। चौथा नंबर आता है मेरे पास पुनः, उसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो मेरे पास आता है पुनरुद्भवन। फोर्थ नंबर लास्ट आया था मेरे पास पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, ठीक है। अब यार ये पुनरुद्भवन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि जो कुछ प्रजाति ऐसी होती हैं जिन्हें आपने अगर बीच में से काट दिया, यानी कि यहाँ से काट दिया, तो प्रत्येक जो आपने टुकड़े बनाए हैं वो प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वो नए पौधे को जन्म देता है, यानी कि नए पादप को जन्म देता है, या फिर नए जीव को जन्म देता है। जैसे कि गन्ने वाले केस में होता है, गन्ने को बीच में से काट काट के बो दिया जाता है, और सबके सब जितने भी टुकड़े होते हैं सबके सब एक नए पादप को जन्म देते हैं, ठीक है। तो आप देखो जरा, तो यानी कि इस विधि में इसमें जनक को, जनक जीव को, ठीक है, कई टुकड़ों में काट दिया जाता है, कई टुकड़ों में काट दिया जाता है, कई टुकड़ों में काट दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। अगर आप एग्जाम्पल लोगे इसका, तो एग्जाम्पल होता है इसका एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया,
प्लेनेरिया, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ठीक है, इसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट आता है तुम्हारे पास कायिक जनन, तो वो पढ़ाऊंगा मैं अलग से, पहले आप यहाँ तक करें स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आता है एक नया टॉपिक कायिक जनन। कई बार पेपर में पूछा गया, कई बार पेपर में पूछा गया है कायिक जनन। क्या पूछा गया? कायिक जनन। तो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ पहले, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कायिक जनन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कायिक जनन किसे कहते हैं? ठीक है, इसके लाभ, इसके लाभ तथा हानियां लिखिए, इसके लाभ तथा हानियां लिखिए। ध्यान देना जरा लाइन पे, कायिक जनन किसे कहते हैं, इसके लाभ तथा हानियां लिखिए। तो कायिक जनन क्या होता है? कायिक का मतलब होता है कि भाई जड़, पत्ते और तने से नए पौधों का बनना कायिक जनन कहलाता है। ध्यान देना, कायिक मतलब ऐसे भाग होते हैं जिनसे नए पौधों का निर्माण होता है। तो उसके आधी चीज़ें तो उसके वर्ड में छिपी होती है, यानी कि उसके शब्द में छिपी होती हैं, उसकी परिभाषा वगैरह। तो कायिक जो होता है, कायिक जड़, तना, पत्ते आदि भाग होते हैं किसके? पेड़ के। तो मैं लिखवा देता हूँ पहले हेडिंग इसका। तो क्या हेडिंग डालेंगे इसमें भाई? कायिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन, यह है हमारा हेडिंग। और ये होता क्या है वो देख लो आप, कायिक जनन। तो भाई पौधों के जो वर्दी भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्तियों पर उपस्थित कलिकाओं से नए पौधों का निर्माण होना क्या कहलाता है? हमारा कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, जैसे गन्ने वाले केस में होता है, गन्ने को डाल दो खेत में, गन्ना जो है वो वहाँ से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो लिख दे रहा हूँ मैं। ऐसे तुम्हारे पास गुलाब का पेड़ आता है, गुलाब की जो टहनी काट के लगा दो आप, तो वो गुलाब का जो टहनी होती है वो भी एक नया पेड़ में विकसित हो जाती है। वैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ में देखने के लिए मिल जाएंगे इस चीज़ के। तो कायिक जनन किसे कहते हैं हम? पौधों के वर्दी भाग, पौधों के वर्दी भाग, वर्दी भाग। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, पौधों के वर्दी भाग, जैसे चलो मैं ले लेता हूं जड़, केले वाले केस में होता है। ठीक है, केले, जो केले होते हैं आपके पास, उस केले की जो जड़ें होती हैं वो नए पौधे के रूप में विकसित होती हैं। तो जड़ हो गया तुम्हारे पास, तना हो गया, ठीक है, पत्तियां हो गई, आदि पर उपस्थित, आदि पर उपस्थित कलिकाओं, आदि पर उपस्थित कलिकाओं से नए पौधों का निर्माण होना, से नए पौधों पर, नए पौधों का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? कायिक जनन कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। ध्यान देना जरा लाइन पर। ठीक है, पौधों के वर्दी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों पर उपस्थित कलिकाओं से नए पौधों का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है। जो गुलाब का पेड़ आता है उसकी एक टहनी काटो, टहनी को लगा दो ज़मीन में, तो वो क्या होती है? एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। ये तो रियल कहानी है बिल्कुल, कई बार आपने भी देखा होगा इस टाइप का। ठीक है, तो कलिकाओं से नए पौधों का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम कायिक जनन। और एक चीज़ और है, जो ये कायिक जनन होता है वो अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। जो ये कायिक जनन होता है वो अलैंगिक जनन की क्या होती है? एक विधि होती है। ध्यान देना लाइन पे जरा। तो कायिक जनन जो है, कायिक जनन, कायिक जनन अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की एक विधि है, एक विधि है। ठीक है, एक विधि है। तो जो कायिक जनन होता है वो अलैंगिक जनन की क्या होती है? एक विधि होती है। याद कर लो, अलैंगिक जनन की क्या होती है? एक विधि होती है। यहां तक क्लियर हुआ आपका? ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूं कायिक जनन के लाभ, डाल देता हूं मैं हेडिंग। क्या लाभ होता है इसका? भाई पहला लाभ क्या होता है? पहला लाभ ये होता है, जो नया पौधा होता है वो बहुत कम समय में बन जाता है। ठीक है, नया पादप यानी कि नया पौधा बहुत कम समय में बन जाता है। मैं दे रहा हूं कि नया पौधा, पहला नंबर इसका यही होगा लाभ में, नया पौधा, नया पौधा बहुत कम समय में, बहुत कम समय में बन जाता है, बन जाता है। ठीक है, और एक खास बात दूसरी इसमें ये होती है भाई, जो नया पौधा है वो जनक पौधे के समान होता है, जिससे वो बना है बिल्कुल हूबहू वही क्वालिटी का होगा, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा, कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती है उसमें। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे नया पौधा, नया पौधा, ठीक है, जनक पौधे के समान होता है, जनक पौधे के समान होता है, जनक पौधे के समान होता है, कोई बदलाव नहीं होता, जनक पौधे के समान होता है। ठीक है,
तो दो कमी हो गई हमारे पास, यानी कि दो लाभ हो गए हमारे इसमें। पहला लाभ कौन सा, नया पौधा बहुत कम समय में बन जाता है। दूसरा है तुम्हारे पास नया पौधा जनक पौधे के समान होता है, ठीक है। इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। ध्यान देना, नया पौधा जनक पौधे के समान होता है, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है, ठीक है। जनक पौधा यानी कि नया पौधा जनक पौधे के समान होता है, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। दो लाभ हो गए, कायिक जनन से वायुमंडल पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक ये भी आता है, लेकिन दो मैं लिखवा दिए, बहुत ज़रूरी है ये। इसके बाद इसकी आती हैं हानियाँ। क्या आती हैं इसकी हानियाँ, कि भाई कौन कौन सी इससे हानियाँ होती हैं, कौन कौन सी इससे हानियाँ होती हैं। पहली हानि ये होती है कि भैया पादप का बिल्कुल शुद्ध बन चलता है, यानी कि किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है, किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। याद कर लेना ठीक से। हानि में पहला नंबर यह है हमारा कि किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है, उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है, किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। याद कर लो ठीक से, किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। और सेकंड नंबर हमारे इसमें यह आता है कि जो इसकी जो जनन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, इसकी जनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, इसकी जनन क्षमता कम हो जाती है, यानी कि प्रजनन करने की क्षमता बहुत घट जाती है। इसकी जो जनन क्षमता होती है, इसकी जनन क्षमता कम हो जाती है, तो ये कायिक जनन में दो लाभ हो गए, ठीक है। तो नया पौधा बहुत कम समय में बन जाता है। दूसरा लाभ हमारा ये होता है कि नया पौधा जो है जनक पौधे के समान होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर मैं हानि की बात करूंगा तो पहली हानि जो है वो ये होती है कि किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती, बिल्कुल पादप का शुद्ध बन चलता है। अगर गुलाब की टहनी आपने लगाई है तो जब उससे जो नया पौधा बनेगा, उस नए पौधे पर जो फूल वगैरह आता है वो भी हूबहू जनक पौधे के समान ही होगा। अगर रेड डोस लगाया तो आपने, अगर रेड गुलाब का पेड़ लगाया तो रेड ही आएगा, उस पर येलो या फिर वाइट कलर के कोई भी फूल नहीं आने वाला। इसके बाद देखो इसकी जनक क्षमता जो होती है बहुत कम हो जाती है, यानी घट जाती है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास कायिक जनन किसे कहते हैं, इसके लाभ और हानियाँ लिखी है, ठीक है। और अब पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं अब, पुष्प की संरचना और उसके भाग, ठीक है। एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, ये पुष्प की संरचना बनाइए भाई, पुष्प की संरचना, ठीक है। पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। हर साल पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पुष्प की संरचना, यानी कि पुष्प से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का फंसता ही फंसता। तो मैं संरचना बना रहा हूं और उस संरचना पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या संरचना होगी हमारी वो देख लेते हैं आप। सबसे पहले देखो बनाने का तरीका क्या है इसका, ठीक है। कुछ इस टाइप से मैंने बना दिया ये, ठीक है। इसके बाद अब सोच लोग यार क्या क्या बना रहे हैं, ये क्या चीज़ है क्या नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा इजी टॉपिक है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र होता है ये। और ये वाला भाग क्या होता है इसका भाई, इतना भाग यार ये वर्तिका होता है। क्या होता है ये वर्तिका होता है। यार जो तुमने ये बनाया ये क्या है, तो ये अंडाशय होता है। क्या होता है, ये अंडाशय होता है। तो ये जो अंडाशय होता है इसमें ये बना दिया मैंने। इसके बाद ये आता है दलपुंज, ठीक है। ये क्या मेरे पास, ये होता है दलपुंज, ध्यान देना ज़रा, इसका नाम है दलपुंज। और ये आता है मेरे पास बाह्य दलपुंज, ये है बाह्य दलपुंज, इसका नाम क्या है, बाह्य दलपुंज, ठीक है। ध्यान देना लाइन पे ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो ये वाला भाग कौन सा है मेरे पास, वर्तिकाग्र। ये वाला भाग कौन सा है, ये वर्तिकाग्र। ये कौन सा भाग है, वर्तिका। और ये क्या आ गया मेरे पास, बाह्य दलपुंज। ये आ गया मेरे पास दलपुंज, ठीक है। ये है अंडाशय। और फिर ये जो मैंने बनाए हैं बीच में दो जबड़े टाइप के, ये होते हैं बीजांड। क्या है ये है बीजांड। क्या है ये, बीजांड। इसके बाद में देखो जरा आगे, इसका भाई ये सब फीमेल पार्ट्स होता है, इसका ये वाला भाग फीमेल पार्ट्स होता है, ठीक है। यहाँ बीजांड होता है, बीजांड में अंडाणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद में जो होता है ये जो ये अंडाशय है वो अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। अब जो इसका मेल पार्ट्स बनता है ना, मेल मतलब नर भाग बनता है, वो नर भाग तो ये होता है बेचारा, ये बनता है नर भाग। देखो ये है इसका नर भाग,
ये है इसका नर भाग, ठीक है, ये इसका नर भाग होता है, ठीक है। इसको बोला था पुंकेसर, क्या बोला था इसको, पुंकेसर, ये नर भाग होता है इसका पुंकेसर। और ये है परागकोश, क्या है ये, परागकोश। वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। परागकोश में पराग कण होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। ध्यान देना, परागकोश में पराग कण होते हैं, क्या होते हैं, परागकोश में पराग कण होते हैं। तो ये होती है पुष्प की संरचना, क्या है ये, पुष्प की संरचना। ऐसे ये वाला, ये भी परागकोश है, ये पुंकेसर हो गया हमारा, ये परागकोश है, ये क्या हो गया हमारे पास, पुंकेसर हो गया। और पुंकेसर से, पुंकेसर को हम पुमंग भी कहते हैं, ध्यान देना, पुमंग भी कहते हैं। पुमंग में पुंकेसर होता है, पुंकेसर में परागकोश होते हैं, परागकोश में परागकण बनते हैं, और परागकण जो होता है वो नर युग्मक होता है, ठीक है। ऐसे ये होता है, ये वाला भाग जो है ये स्त्री केसर होता है इसका। स्त्री केसर में बीजांड और अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ से परागकण पहुँचते हैं वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र के बाद सीधे नीचे आके अंडाणु पर अटैक करते हैं, और उसके बाद में एक बीज का निर्माण यहाँ होता। तो यह है पुष्प की संरचना, क्या है ये, पुष्प की संरचना। तो यहाँ तक कल स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ाते हैं परागण क्या होता है, ठीक है। तो पहला पढ़ लेते हैं कि पुष्प कितने प्रकार का होता है और पुष्प हम किसे कहते हैं। तो पुष्प किसे कहते हैं भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पुष्प को परिभाषित कीजिए, पुष्प को परिभाषित कीजिए, पुष्प को परिभाषित कीजिए, ठीक है। यह है कितने प्रकार का होता है, यह है कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो भाई मैं डाल देता हूँ हेडिंग पुष्प, यानी कि फ्लोवर, पुष्पा, पुष्प मतलब फ्लोवर, ठीक है, फ्लोवर बोलते हैं पुष्प को। तो पुष्प जो होता है भैया पौधों का, किसका, पुष्प जो होता है वो पौधों का वह भाग होता है जो जनन में सहायता करता है। पौधे जनन कैसे करते हैं, पेड़ जनन कैसे करते हैं, ठीक है, फूल के जरिए करते हैं, वो फूलों से करते हैं। ऐसे नहीं कि एक पेड़ के पास दूसरा पेड़ जा गया और वहाँ पे लैंगिक जनन हुआ। और चीज़ याद कर लियो, पुष्पों में लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें नर और मादा का होना जरूरी है, ठीक है, नर और मादा का होना जरूरी है। तो पुष्पों में लैंगिक जनन पाया जाता है, कुछ पुष्पों में होता है लैंगिक जनन, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग, डाला मैंने हेडिंग पुष्प। और ये पुष्प होता क्या है, तो भाई पुष्प जो होता है वो पुष्प पौधों का वह भाग होता है, वह भाग होता है जो जनन में सहायता करता है, जो जनन में सहायता करता है, जिसके द्वारा जनन में सहायता करता है, या जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो हैं वो जनन करते हैं, जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, जनन करते हैं। ध्यान देना, पुष्प क्या, पुष्प पौधों का वह भाग होता है जो जनन में सहायता करता है। पुष्प क्या होता है, पुष्प पौधों का वह भाग होता है जो जनन में सहायता करता है। ध्यान देना, पुष्प के प्रकार, तो पुष्प कितने प्रकार के होते हैं भाई, अबे पुष्प तो देखे होंगे आप लोगों ने, हर कहीं मिल जाएंगे आपको पुष्प देखने के लिए। तो पुष्प के प्रकार यानी कि फ्लोवर के प्रकार देखो कितने होते हैं। तो पुष्प 2 प्रकार का होता है भाई, कितने प्रकार का होता है, पुष्प 2 प्रकार का होता है, पुष्प 2 प्रकार का होता है। अच्छा कौन कौन सा होता है यार, यही बता दो। तो पुष्प 2 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार जो पुष्प का आता है वो आता है एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, यार एक लिंगी पुष्प, ठीक है। तो मैं इसे पढ़ाऊँ पहले कि यार ये एक लिंगी पुष्प क्या होता है। इसमें देखो मैंने बोला कि एक पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर होता है। जो पुंकेसर होता है उस पर थोड़ा ध्यान देना जरा। जो पुंकेसर होता है वो नर भाग होता है और जो स्त्री केसर होता है वो मादा भाग होता है। तो दोनों में से एक लिंगी मतलब एक लिंग होगा, या तो पुंकेसर होगा या फिर क्या होगा, स्त्री केसर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चलो परिभाषा लिखवा दे रहा हूं मैं इसकी। वह पुष्प जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों में से एक होता है, दोनों में से एक होता है, एक होता है, ठीक है, एक होता है। एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, कहलाता है। तो वह पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों में से एक होता है, चाहे पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, या तो ये वाला पुंकेसर हो या फिर ये वाला क्या हो, स्त्री केसर हो, दोनों में से क्या होगा, एक पाया जाता है। तो वो होता है एक लिंगी पुष्प। एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे पपीता, क्या क्या मेरे पास, पपीता हो गया, तरबूज हो गए भाई, तरबूज तो खूब खाए होंगे आप लोगों ने,
तो पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आदि कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर मेरे पास आता है उभयलिंगी पुष्प। क्या आता है? उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प। अब यार ये उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं? तो इसके बारे में ये पता आपको, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जननांग होते हैं, दोनों जननांग होते हैं, ठीक है। तो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जननांग होते हैं, उसको बोला जाता है उभयलिंगी पुष्प। तो बह पुष्प जिसमें, बह पुष्प जिसमें, बह पुष्प जिसमें पुंकेसर, बह पुष्प जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर, तथा स्त्री केसर, बह पुष्प जिसमें, बह पुष्प जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों जनन अंग होते हैं, दोनों जनन अंग होते हैं, दोनों जनन अंग होते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है हमारे पास? उभयलिंगी पुष्प कहलाता है, उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। हो जाएगा यार, उभयलिंगी पुष्प कहलाता है, उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। बिल्कुल इजी परिभाषा, आराम से याद कर लोगे, ठीक है। तो बह पुष्प जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों जनन अंग होते हैं उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। ध्यान देना, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो भाई मेरे पास सरसों हो गया तुम्हारे पास, और गुड़हल हो गया तुम्हारे पास, मैं कर दे रहा हूँ आदि। बहुत सारे होते हैं, ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखवाए हैं, सरसों, गुड़हल, आदि। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद देखते हैं। तो देखो फिर नया क्वेश्चन देखते हैं फिर एक और। देखो अब पढ़ते हैं, तो नया क्वेश्चन है हमारे, पुष्प के भाग कितने भाग होते हैं? पुष्प के भागों का वर्णन कीजिए। तो पुष्प के भाग कितने होते हैं? मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं। तो पुष्प के मुख्य भागों का, मुख्य भागों का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। चलो साहब लो, मैं डाल दे रहा हूँ हेडिंग पुष्प के भाग, पुष्प के भाग। तो पुष्प के ना 4 मुख्य भाग होते हैं, पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं, और आपको दिखाई भी दे रहे हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पुंकेसर, ठीक है, ये पुंकेसर ले लिया मैंने। फिर आ गया मेरे पास वर्तिकाग्र, ठीक है, यानी कि स्त्री केसर हो गया आपका। पुंकेसर, स्त्री केसर, एक दलपुंज और एक बाह्य दलपुंज। पहला भाग जो होता है हमारे पास वो होता है दलपुंज, दूसरा होता है बाह्य दलपुंज, और तीसरा होता है हमारे पास पुंकेसर, और लास्ट में आता है हमारे पास स्त्री केसर। क्या आता है? स्त्री केसर आता है। पुंकेसर को बोलते हैं हम पुमंग, और स्त्री केसर को बोलते हैं हम जयांग। पुंकेसर को बोलते हैं हम पुमंग, और स्त्री केसर को बोलते हैं हम जयांग। ध्यान देना इस लाइन पे। तो 2 होते हैं सहायक भाग और 2 होते हैं आवश्यक भाग। तो मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे पुष्प के, देखो भाग। तो पुष्प के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, पुष्प के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, भाग निम्नलिखित हैं। पुष्प के मुख्य भाग कैसे हैं हमारे? निम्नलिखित हैं। तो जब पहला नंबर मेरे पास आता है वो आता है तुम्हारे पास सहायक भाग। कौन कौन से होते हैं? सहायक भाग होते हैं 2 सहायक भाग। अब यार ये सहायक भाग कौन कौन से होते हैं? इसमें जो पहला नंबर आता है मेरे पास, मैंने ए पॉइंट लगा लिखा है, दलपुंज आता है, ठीक है, दलपुंज आता है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है बी नंबर में लिख देता हूँ वाहे दलपुंज। क्या आता है? वाहे दलपुंज। क्या आता है? वाहे दलपुंज आता है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारे पास सहायक भाग, यानी कि सहायक भाग तो हो गए हमारे पास। फिर आते हैं तुम्हारे पास आवश्यक भाग। अच्छा, आवश्यक भाग ये आवश्यक हैं, ये होने बड़े ज़रूरी हैं पुष्प में, ठीक है, ये होने बड़े ज़रूरी हैं आवश्यक भाग। तो आवश्यक भाग कौन कौन सा होता है? इसका ये मैं ए नंबर ले रहा हूँ। तो यार आवश्यक भाग पहला होता है मेरे पास पुमंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पुंकेसर, और दूसरा भाग होता है मेरे पास जयांग, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम स्त्री केसर, ठीक है। तो पुष्प के मुख्य भाग निम्नलिखित। तो कितने भाग टोटल हमारे पास? 4 भाग होते हैं, 2 सहायक भाग होते हैं और 2 आवश्यक भाग होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, 2 सहायक भाग होते हैं और 2 आवश्यक भाग होते हैं। तो पहला पढ़ लेते हैं हम ए नंबर, और ए नंबर है हमारे पास कौन सा भाई? तो ए नंबर है हमारे पास दलपुंज। कौन सा नंबर है मेरे पास? दलपुंज। यार ये दलपुंज क्या होता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। दलपुंज, तो दलपुंज क्या होता है? देखो दलपुंज जो होता है वो पहला आवर चक्कर होता है, यानी कि यह पुष्प का पहला आवर चक्कर होता है जो कलिका अवस्था में पुष्प की सहायता करता है। यानी कि जब पुष्प खिलता है तो बाहर से वो पैक होता है एक हरे पुंज द्वारा, तो उसको बोला जाता है बाह्य दलपुंज। जब फूल खिल जाता है तो दलपुंज इस टाइप से हो जाता है ये, ठीक है, दलपुंज जो होता है वो इस टाइप से हो जाता है, ठीक है, और फूल जो है हमारे पास खिल जाता है। तो दलपुंज लिख दे रहा हूं मैं। तो दलपुंज क्या होता है? यह पुष्प का पहला, यह पुष्प का पहला आवर चक्कर होता है, पहला
आवर्त चक्र होता है। यह पुष्प का पहला आवर्त चक्र होता है। याद कर लो ठीक से, यह पुष्प का पहला आवर्त चक्र होता है जो कलिका अवस्था में, जो कलिका अवस्था में काय में, जो कलिका अवस्था में, जो कलिका अवस्था में पुष्प की सहायता करता है, पुष्प की सहायता करता है। ठीक है। इसके बाद बी नंबर आता है आपका बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। फिर आता है बाह्य दलपुंज। तो यह पुष्प का दूसरा आवर्त चक्र होता है। मैं लिखवा दे रहा हूं, यह पुष्प का दूसरा आवर्त चक्र होता है, दूसरा आवर्त चक्र होता है, चक्र होता है। ठीक है। जो फूल यानी कि ये पुष्प का वह भाग होता है, ऐसे बोल सकते हो, जो कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। ये वाला भाग, ये जो कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब खिल जाता है ना फूल, तो जितना भी आपको दिखाई देता है, जितना भाग आपको दिखाई देता है, वो सब बाह्य दलपुंज होता है। और वही क्या है, पुष्पों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह पुष्प का दूसरा आवर्त चक्र होता है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तक को लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं फिर। अब देखो जरा, इसका तीसरा भाग आ जाता है। अब तीसरा भाग आता है इसका पुमंग। कौन सा भाग आता है तीसरा? इसका पुमंग आता है। तो पुमंग देखो, पुमंग कौन सा हमारे पास? पुमंग है ये वाला। ठीक है। पुंकेसर को जो मेरे पास इसका जो थर्ड भाग आता है, चलो मैंने सी मान लिया इसको। कौन सा भाग आया मेरे पास? पुमंग आ गया। ठीक है। तो पुमंग भाग, तो ये जो होता है, ये होता है नर जनन चक्र होता है। ठीक है। तो यह पुष्प का, यह पुष्प का, ठीक है, नर जनन चक्र होता है, नर जनन चक्र होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें पुंकेसर होता है, इसमें पुंकेसर होता है। ठीक है। और पुंकेसर में परागकोश होते हैं, पुंकेसर में परागकोश होते हैं, परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण बनते हैं, परागकोश में परागकण बनते हैं, परागकण बनते हैं, परागकण बनते हैं। ठीक है। तो पुंकेसर होता है, पुंकेसर में परागकोश होता है, पुंकेसर में परागकोश होता है, परागकोश में परागकण बनते हैं। और परागकण जो होता है वो नर युग्मक होता है। ठीक है। ध्यान देना, परागकण क्या होता है इसमें? परागकण नर युग्मक होता है, परागकण नर युग्मक होते हैं। ठीक है। नर युग्मक होता है ये वाला भाग। तो यह पुष्प का नर जनन चक्र होता है। ठीक है। इसमें पुंकेसर होता है, पुंकेसर में परागकोश होते हैं, और परागकोश में परागकण होते हैं। परागकण नर युग्मक होता है किसका? किसी भी पौधे का या किसी भी पुष्प का। ठीक है। इसके बाद में डी नंबर आता है, वो आता है जयांग। क्या आता है? जयांग आता है। तो जयांग के बारे में देखो, ये पूरे का पूरा भाग अंडाशय देख रहे हो आप, बीजांड देख रहे हो, इसके अंदर अंडाणु बनते हैं। ठीक है। तो ये वर्तिकाग्र है, तो ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका, ये पूरे का पूरा भाग जो होता है वो स्त्री केसर होता है। क्या होता है? स्त्री केसर होता है, ये पूरे का पूरा भाग। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है देखो, ये जो होता है यह पुष्प का मादा जनन चक्र होता है, मादा जनन चक्र होता है, मादा जनन चक्र होता है। यह पुष्प का मादा जनन चक्र होता है। क्या होता है? यह पुष्प का मादा जनन चक्र होता है। इसमें इसे स्त्री केसर भी कहते हैं, यह मैं ले दे रहा हूँ, यह स्त्री केसर होता है, यह स्त्री केसर होता है, केसर होता है। ठीक है। इसमें बीजांड तथा अंडाणुओं का निर्माण होता है, बीजांड तथा अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसमें बीजांड तथा अंडाणुओं का निर्माण होता है। ध्यान देना है, इसमें बीजांड तथा अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसके पश्चात जो होता है ना अंडाशय जो होता है, इसके पश्चात जो अंडाशय होता है, इसके पश्चात जो अंडाशय होता है, अंडाशय, इसके पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, फल में विकसित हो जाता है, फल में विकसित
हो जाता है। ठीक है, तो यह पुष्प का मादा जनन चक्र होता है, यह स्त्री केसर होता है। इसमें क्या होता है, बीजांड और अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसके पश्चात अंडाशय से फल में विकसित हो जाता है। ध्यान देना, ये होता है हमारे पास स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर में क्या होता है, बीजांड होता है। बीजांड में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और बाद में ये जो अंडाशय होता है वो फल में विकसित हो जाता है परागण क्रिया के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद पढ़ाते हैं आपको परागण। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से फिर। इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, काफ़ी सीख के बारे में। अब इसके बारे में काफ़ी हो गया भाई। अब जो है मैं पढ़ाता हूँ आपको परागण, क्या होता है परागण। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग परागण। परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं। ठीक है, परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। ध्यान देना, क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ हेडिंग कि भाई परागण होता क्या है। ध्यान देते रहना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर साल पेपर में पूछाने वाला क्वेश्चन है। क्या टॉपिक है मेरे पास, परागण। क्या है, परागण। तो परागण क्या होता है, सिंपल सा मेथड है, पराग कोश से पराग कणों का, यानी कि पराग कणों का बढ़ती काग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। जो मैंने यहाँ चित्र बनाया था उसका पराग कोश से वर्ती काग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को किनका, पराग कणों का। ध्यान देना, किनका, पराग कणों का, पराग कणों का, पराग कणों का। ठीक है, वर्ती काग्र तक, वर्ती काग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को, बढ़ती काग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को, पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। ध्यान देना है क्रिया पे, पराग कणों का बढ़ती काग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, या पराग कोश से पराग कणों का वर्ती काग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो परागण के प्रकार डाल देता हूं मैं हेडिंग कि भाई परागण के प्रकार, परागण के प्रकार। तो देखो जरा, परागण जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है परागण, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा था वो भी देख लेते हैं। तो परागण होता है दो प्रकार का, परागण होता है दो प्रकार का। भाई परागण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है, पहला होता है स्वपरागण। क्या होता है, स्वपरागण। पहला जो होता है वो होता है स्वपरागण, और दूसरा जो होता है वो होता है परपरागण, परपरागण। पहला कौन सा होता है, स्वपरागण, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, परपरागण। तो इसके बारे में कर लेते हैं एक बार डिस्कस कि भाई स्वपरागण क्या होता है, फिर पढ़ लेंगे परपरागण के बारे में, भाई परपरागण क्या होता है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग पहला नंबर कि भाई स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण। तो स्वपरागण का जो मतलब होता है वो आता है, यानी कि जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है, एक ही पुष्प में होती है, दो पुष्पों में नहीं, या दो भिन्न भिन्न पुष्पों में नहीं, या दो अलग अलग पौधों के पुष्पों में नहीं, एक ही पुष्प में होती है, तो उसे बोला जाता है स्वपरागण। जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है तो उसे बोला जाता है स्वपरागण। कर लोगे याद, जब परागण क्रिया, जब परागण क्रिया, जब परागण क्रिया कहाँ होती है, जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है, एक ही पुष्प में होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। याद कर लो ठीक से, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है, ध्यान देना, जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक खास बात और है, क्योंकि भाई यहाँ पॉइंट ये आता है, क्योंकि स्वपरागण है, क्रिया एक ही पुष्प में हो रही है, तो एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो उस पर हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो यह क्रिया जो होती है, यह क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में होती है, द्विलिंगी पुष्पों में होती है। ठीक है, ठीक है, नर तथा मादा युग्मक एक
साथ क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं। ठीक है, यह क्रिया द्विलिंगी पुष्प में होती है क्योंकि एक ही तो पुष्प है। ठीक है, तो उसी पुष्प में परागकण होंगे और उसी पुष्प में क्या होंगे, वर्तिकाग्र होगा। ठीक है, यानी कि अंडाणु होंगे। तो ये क्रिया जो होती है एक ही पुष्प में होती है, तो उसका मतलब यह है कि पुष्प कौन सा होगा, द्विलिंगी होगा। एक लिंगी पुष्प में यह क्रिया नहीं होने वाली है। तो यह क्रिया द्विलिंगी पुष्प में होती है, नर और मादा युग्मक क्योंकि एक ही पुष्प में होते हैं तो एक साथ पकते हैं, यानी कि एक साथ परिपक्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास स्वपरागण है, इसके पढ़ लेते हैं लाभ। तो क्या लाभ होंगे, लाभ देख लेते हैं इसके कि कौन कौन से लाभ होते हैं। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग लाभ। तो पढ़ लेते हैं इसका पहला लाभ। तो पहला लाभ भाई ये होता है कि पादप का बिल्कुल शुद्ध वंश चलता है, पादप का बिल्कुल शुद्ध वंश चलता है। लिख देता हूं मैं कि पादप का शुद्ध वंश चलता है, पादप का शुद्ध वंश चलता है, पादप का शुद्ध वंश चलता है। ध्यान देना, जो पादप है आपके पास, पादप का शुद्ध वंश चलता है। दूसरा पॉइंट यह है कम पराग कणों की आवश्यकता होती है, कम पराग कणों की, कम पराग कणों की आवश्यकता होती है, कम पराग कणों की आवश्यकता होती है। ध्यान देना, कम पराग कणों की आवश्यकता होती है। तो पादप का बिल्कुल शुद्ध वंश चलता है, कम पराग कणों की आवश्यकता होती है। इसकी स्वपरागण की हानियां भी होती हैं। तो हानियां क्या क्या होती हैं, हानि ये होती हैं कि भाई आप किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं कर सकते, कि आप किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो फूल वगैरह होते हैं इसके, वो अनाकर्षित होते हैं, असुगंधित होते हैं, उनमें सुगंध भी नहीं आती है और आपको आकर्षित करने वाले भी नहीं होते हैं और छोटे होते हैं। ये दो होती हैं इसकी हानियाँ। तो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर इसकी हानि कौन कौन सी होती है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। पहला नंबर यह है हानि में इसकी कि किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती, किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती, किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है, किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। ध्यान देना, किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा पॉइंट मेरे पास जो आता है वो ये आता है कि जो फूल होते हैं आपके पास, यानी कि जो पुष्प होते हैं, वो अनाकर्षित, अनाकर्षित, असुगंधित, असुगंधित तथा छोटे होते हैं, तथा छोटे होते हैं, ये तथा छोटे होते हैं। तो ये दो पॉइंट मैंने लिखवा दिए इसमें। ठीक है, फूल कैसे होते हैं, एक तो असुगंधित होते हैं, आपको आकर्षित नहीं करेंगे, दूसरी बात छोटे होते हैं, ये होता है स्वपरागण। ठीक है, तो जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है तो उसे बोलते हैं हम स्वपरागण। ठीक है, ये क्रिया द्विलिंगी पुष्प में होती है और नर और मादा युग्मक दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। ठीक है, अगर मैं लाभ की बात करूंगा तो पादप का बिल्कुल शुद्ध वंश चलता है और कम पराग कणों की आवश्यकता होती है क्योंकि परागण क्रिया एक ही पुष्प में हो रही है। हानि की बात करोगे तो भाई किसी नई जाति की उत्पत्ति होती नहीं है और फूल जो होते हैं ऐसे कैसे होते हैं, अनाकर्षित होते हैं, असुगंधित होते हैं, और दूसरा पॉइंट यह था वो छोटे होते हैं। अब पढ़ लेते हैं पर परागण कि भाई पर परागण क्या होता है आपका, पर परागण। तो जो मेरे पास ये पर परागण आता है, तो पर परागण जो होता है उसमें क्या होता है कि जो क्रिया होती है पर परागण वो दो भिन्न भिन्न पुष्पों में होती है। किसमें होती है, दो भिन्न भिन्न पुष्पों में होती है। ठीक है, जैसे एक सरसों का फूल ले लो, दूसरा ले लो गुड़हल का फूल, तो उनके बीच में क्या होती है, परागण क्रिया होती है, तो एक नई जाति की उत्पत्ति हो सकती है वहाँ से। ठीक है, तो मैं ये लिखवा दे रहा हूँ, जब परागण क्रिया, जब परागण क्रिया, जब परागण क्रिया दो भिन्न भिन्न पुष्पों में होती है, दो भिन्न भिन्न पुष्पों में होती है, जब परागण क्रिया दो भिन्न भिन्न पुष्पों में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे पर परागण कहते हैं, तो उसे पर परागण कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, जब परागण क्रिया दो भिन्न भिन्न पुष्पों में होती है तो उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण जो है वो एक लिंगी पुष्प हो या द्विलिंगी पुष्प हो, चाहे उसमें स्त्री केसर हो या स्त्री केसर पुंकेसर दोनों हो, दोनों में पर परागण होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि भाई यह क्रिया एक लिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प दोनों में होती है, पुष्प दोनों में होती है। ठीक है, यह क्रिया एक लिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प दोनों में होती है। नर और मादा युग्मक दोनों अलग अलग समय परिपक्व होते हैं। क्यों, क्योंकि भैया दो पुष्प है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों पुष्पों की तुलना आप कैसे कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूं यहां पर नर
तथा मादा युग्मक, न तथा मादा युग्मक एक साथ परिपक्व नहीं होते, परिपक्व नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, इसके लाभ पढ़ लेते हैं। तो लाभ, ठीक, लाभ देखो, पहला लाभ ये होता है कि भाई एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। लिख दो, एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। पहला लाभ इसका यह है कि एक नई जाति की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। और अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो उसका सेकंड नंबर मेरे पास ये आता है, यार एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। दूसरा नंबर मेरे पास ये आता है, फूल जो होते हैं इसके, फूल वो आकर्षित होते हैं। फूल कैसे होते हैं इसके, आकर्षित होते हैं, सुगंधित होते हैं तथा बड़े होते हैं, तथा बड़े होते हैं। ठीक है, जो फूल है वो आकर्षित होते हैं, सुगंधित होते हैं तथा बड़े होते हैं। यानी कि ऐसे होते हैं कि अगर कोई फूल होगा तो उसकी तरफ को आप बड़ी आसानी से आकर्षित हो जाओगे कि यार बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है इसकी हानियाँ। तो हानियाँ लिखवा दे रहा हूँ मैं, इसकी हानियाँ कौन कौन सी होंगी। तो उसकी जो पहली हानि होती है वो होती है भाई, अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है, अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है, अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। ध्यान देना जरा भाई, अधिक पराग कणों की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न पुष्प हैं। अब एक पुष्प यहाँ पर है, एक फूल यहाँ है और एक फूल यहाँ है, तो यहाँ से परागकण जो है यहाँ तक पहुँचने में अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। अब ये परागकण अपने आप तो जाएंगे नहीं, अपने आप तो जाएंगे तो ले कौन जाएगा, या तो वायु लेकर जाएगी या फिर जल लेकर जाता है यहाँ से, या फिर वायु जल या फिर कोई कीड़े मकोड़े बैठे और उनके ऊपर परागकण लगे, परागकण यहाँ से पहुँच के इस वाले पुष्प के बढ़ती काग्र तक यानी कि फूल के बढ़ती काग्र तक पहुँच गए और उनमें परागण क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे पहुँचते हैं, तो अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगर मैं सेकेंड पॉइंट लूँ तो सेकेंड पॉइंट भाई मेरे पास ये होगा कि बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले सकते हो, कीट हो गए मेरे पास, ठीक है, वायु हो गई, जल हो गया आदि, वायु जल आदि। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा परागण क्रिया यहाँ पूरी हो जाती है। ठीक है, यानी कि परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उनके लाभ और हानि दोनों मैंने बता दी। ठीक है, यहाँ तक के लें स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो अब पाने वाले हैं अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। करवा दूं तो थोड़ा ज़रा ध्यान देना है। अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया, क्योंकि अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में द्विखंडन अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया देखो होती कैसे है, और थोड़ा ज़रा ध्यान देना इस लाइन पे कि अमीबा में द्विखंडन होता किस टाइप से है। तो अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो भाई देखो, सबसे पहला बनाओ अमीबा, कोई शेप नहीं होता इसका, किसी भी टाइप का आप शेप बना सकते हो अमीबा का। मैंने ऐसा का बना दिया, ये इसका ये सेंटर होता है। ठीक है, इसका ये सेंटर होता है और यहाँ से बाहर से मैंने ये एक घेरा बना दिया है। ठीक है, इस टाइप से मैंने घेरा कर दिया इसको ये। ठीक है, ये सेंटर होता है इसका। तो पहली प्रोसेस में तो ये सेंटर जो है ना सेम टू सेम ऐसे रहेगा, लेकिन अगर आप दूसरी प्रोसेस में जाओगे तो सेकेंड प्रोसेस में इसमें इसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं होएगा, सेम टू सेम ऐसी रहेगी ये। लेकिन जो इसका केंद्रक होता है ना, केंद्रक वो कुछ इस टाइप से हो जाता है। ये केंद्रक जो है देखो अलग होने की कोशिश कर रहा है, केंद्रक ऐसे फैल जाता है। इसके बाद में अगर आप बात करोगे फिर से अमीबा की, ये पहली आकृति आ गई, ये सेकेंड आकृति आ गई। इसके बाद में देखो कुछ इस टाइप से आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा ये। ठीक है, ऐसे फैल जाता है ये अमीबा। ठीक है, और केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक जो होता है वो कुछ इस टाइप से फैल जाता है ये। देखो केंद्र दोनों के दोनों अलग अलग होने लगे। ठीक है, ये
इधर को आ जाता है केंद्रक और एक केंद्रक इधर होने लगता है। ये स्टेप मेरे पास फोर्थ आ गया और वो स्टेप मेरे पास थर्ड आ गया, और थर्ड स्टेप में देखो ये थर्ड स्टेप आ गया, और फोर्थ स्टेप में ये दोनों के दोनों सेल जो होते हैं वो भाई अलग हो जाते हैं। देखो ये इस टाइप से ये ठीक है, एक के अंदर इधर बन जाएगा आपका और एक आपके पास ये वाला भाग इधर बन गया, ये वाला भाग। ठीक है, ये मेरे पास के अंदर इधर आ गया। तो एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो गई, यानी कि एक अमीबा दो भागों में डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं द्विखंडन। पहले सेंटर जो है देखो वो थोड़ा सा फैला, उसके बाद में सेंटर यहाँ पे बिल्कुल अलग होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे दोनों के दोनों सेंटर अलग हो जाते हैं। एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। इसके बाद में फिर से अगेन यही क्रिया अपनागा और ये दो सेल में डिवाइड हो जाता, और बहुत कम समय में ये बहुत बड़ी वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, अब बताता हूँ मैं तुम्हें निषेचन क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। चलो देखो फिर ये निषेचन क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है निषेचन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग निषेचन और देखते हैं कि भाई ये निषेचन होता क्या है। तो देखो नर और मादा के संलयन को, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा नर और मादा के संलयन, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को, के संलयन को, संलयन को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ध्यान देना, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। या नर और मादा के संलयन को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। अब ये नर युग्मक क्या होता है वो भी देखेंगे अभी। ठीक है देखो नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब निषेचन जो होता है वो देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन के प्रकार, निषेचन के प्रकार, तो निषेचन होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है निषेचन, तो निषेचन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जब पहला नंबर आता है वो आता है बाह्य, यानी कि अंता निषेचन, अंता निषेचन। अब ये भाई अंता निषेचन क्या होता है आपका, यानी कि अंता निषेचन होता है जब निषेचन शरीर के अंदर होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गई, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो क्या बनता है आपके पास, भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद संतान पैदा होती है। जानवरों में हो गया, जितने भी जीव आते हैं, यानी कि जितने जानवर हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई, सबके सब क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और उनके संलयन को ही हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। और अगर निषेचन शरीर के भीतर होता है, अगर निषेचन शरीर के भीतर होता है तो उसको बोला जाता है अंता निषेचन। जब निषेचन शरीर के भीतर होता है, जब निषेचन शरीर के भीतर होता है, जब निषेचन शरीर के कहाँ होता है, शरीर के भीतर होता है। ध्यान देना है, जब निषेचन शरीर के भीतर होता है, भीतर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे ठीक है अंता निषेचन कहते हैं। तो उसे अंता निषेचन कहते हैं, तो उसे अंता निषेचन कहते हैं। यानी कि जब निषेचन शरीर के भीतर होता है तो उसे अंता निषेचन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे मानव हो गया हमारा, जितने भी जानवर होते हैं, एनिमल वगैरह आदि, सब इसी श्रेणी में आते हैं। और सेकंड नंबर में ले रहा हूँ उसका बाह्य निषेचन। कौन सा आता है मेरे पास, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। यानी कि जब निषेचन शरीर के बाहर होता है, जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बोला जाता है बाह्य निषेचन। जब निषेचन शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बोला जाता है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। ध्यान देना है, जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मछली वगैरह हो गई, मछली। ठीक है, आदि कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कह देते हैं। और जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं हम अंता निषेचन। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और समझा देता हूँ, और वो चीज़ आपके पास, इसको मैं करता हूँ इरेज।
जरा ध्यान देना थोड़ा सा कि ये नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, ठीक है। तो भाई ये नर युग्मक और मादा युग्मक मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होते हैं रियलिटी में। देखो, अगर आप बात करोगे नर युग्मक की, ठीक है, और दूसरा आता है मेरे पास मादा युग्मक, नर युग्मक और दूसरा आता है मादा युग्मक। अब जो ये नर युग्मक होता है, ये नर युग्मक होता है शुक्राणु। कौन से होते हैं? नर युग्मक होते हैं शुक्राणु। और जो मादा युग्मक होता है वो होता है अंडाणु, ठीक है। तो शुक्राणु और अंडाणु यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। जब ये निषेचन शरीर के अंदर होता तो उसको बोला जाता अंतःनिषेचन, और जब शरीर के बाहर होता तो उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन, ठीक है। तो अब शुक्राणु और जब ये अंडाणु मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, जिसको बोलते हैं हम युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और इस युग्मनज से बनता है भ्रूण। क्या बनता है हमारे पास? भ्रूण बनता है। और भ्रूण जो होता है वो शिशु के रूप में जन्म लेता है, यानी कि संतान के रूप में क्या करता है? जन्म लेता है। तो नर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु होते हैं। मादा युग्मक कौन से होते हैं? अंडाणु होते हैं। ये फीमेल में पाया जाता है और ये मेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? मेल यानी कि नर में पाए जाते हैं। अंडाणु कहाँ पाए जाते हैं? मादा में पाए जाते हैं। दोनों का संलयन होता है, क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज में बनता है भ्रूण, के बाद क्या बन जाता है तुम्हारे पास? शिशु। और शिशु जो है वो गर्भावधि पूर्ण होने पर जन्म लेता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पुरुष जनन तंत्र, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। तो यहां तक कल स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। तो आप पढ़ते हैं पुरुष जनन तंत्र। क्या पढ़ते हैं? पुरुष जनन तंत्र। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो डाल देता हूं मैं हेडिंग, पुरुष जनन तंत्र क्या होता है रियलिटी में। तो पुरुष जनन तंत्र, ये मैंने डाल दिया हेडिंग, ठीक है। अब देखो, तो पुरुष जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टली कि पुरुष जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। अब सभी भाग नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट भाग ले लेंगे। निम्नलिखित भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो पहला नंबर आता है मेरे पास प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग। तो भाई प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? वो होता है वृक्षण। क्या होता है? वृक्षण। तो वृक्षण क्या होते हैं कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्षण होते हैं। मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, मेल की बात नहीं, फीमेल की बात नहीं हो रही है। फीमेल में अंडाशय पाए जाते हैं और पुरुष में वृक्षण पाए जाते हैं। तो एक जोड़ी वृक्षण पाए जाते हैं जो कि उदर गुहा से बाहर जो होते हैं वो लटके हुए होते हैं, ठीक है। वो होते हैं वृक्षण। और इसमें क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणु जो होते हैं वो नर युग्मक होते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर मेरे पास आता है नलिका तंत्र। कौन सा आता है? नलिका तंत्र। अब ये नलिका तंत्र कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है मेरे पास अधिवृक्षण आ जाता है एक। दूसरा आता है मेरे पास इसमें शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, ठीक है। ये शुक्रवाहिनी का बोल दिया मैंने, शुक्रवाहिनी का बोल देता हूं मैं, शुक्रवाहिनी का, ठीक है। और तथा एक चीज और आती है तुम्हारे पास, और वो आती है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, ये कुछ आ जाते हैं अधिवृक्षण यानी कि नलिका तंत्र में। पहला अधिवृक्षण, शुक्रवाहिनी का, तथा क्या आता है तुम्हारे पास? मूत्र मार्ग आ जाता। इसके बाद में मेरे पास जो थर्ड नंबर आता है वो आती हैं सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, ठीक है। अब ये सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है शुक्राशय, और दूसरी कौन सी होती है भाई? तथा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये दो चीजें आ जाती हैं, पहले शुक्राशय और दूसरी कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। याद कर लो। तो अब अधिवृक्षण हो गया, शुक्रवाहिनी का हो गई, और मूत्र मार्ग हो गया तुम्हारा, ठीक है। काय में? नलिका तंत्र में। और सहायक ग्रंथियों की बात करोगे तो कौन सा गया तुम्हारे पास? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब देखो जरा चित्र में आ जाता हूं मैं। चित्र ही मोस्ट होता है इसका, ठीक है। और चित्र कुछ इस टाइप से बनता है, ध्यान देना है, चित्र बड़ा मोस्ट है। चित्र पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। कैसे कैसे बना रहा हूं चित्र को मैं। देखो बड़ी आसानी से चित्र बन जाता है, कोई चित्र ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो चित्र बड़ा हार्ड है, ठीक है। चित्र बड़ा इजी होता है।
इसके बाद में ये थोड़ा सा मैंने यहाँ डार्क कर दिया, ठीक है, और ये चित्र को मैं ले गया ऊपर को। इसमें देखो यहाँ होते हैं वृक्षण, यहाँ एक जोड़ी वृक्षण होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं इसको। ये होते हैं वृक्षण, एक जोड़ी वृक्षण होते हैं ये, ठीक है, इस टाइप से होते हैं ये। उसके बाद एक नली मैं यहाँ से निकालता हूँ बाहर को, ये, ठीक है, ऐसी नली बढ़ाओ, इस नली को भी बढ़ा दो आप, ऐसे ये नली बढ़ा दो, ठीक है। और उधर गुहा से होते हुए इस नली का जो कनेक्शन होता है वो होता है मूत्र मार्ग से। किससे होता है? मूत्र मार्ग से होता है। इस नली का कनेक्शन ये मूत्र मार्ग से होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो नली होती है इसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी की, शुक्र वाहिनिका। इस नली का नाम है शुक्र वाहिनिका, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे शुक्राशय, मूत्राशय बना देता हूँ एक, ये मूत्राशय होता है, ऐड कर दो इसको, एक लेयर बना दो इसको बोला जाता है मूत्राशय। जरा ध्यान देना, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। तो ये मूत्राशय हो गया, इसको बोला जाता है शिशन, ठीक है। और ये जो बना रहा हूँ मैं इसको बोला जाता है अधिवृक्षण, अधिवृक्षण। और जो ये मैंने बनाए हैं ये हैं वृक्षण, एक जोड़ी वृक्षण होते हैं ये, ठीक है, ये मैंने वृक्षण बना दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो मूत्राशय एक आती है, ऊपर से आती है ये मूत्र नलिका, ये यहाँ जुड़ी होती है इस टाइप से, ये आती है मूत्र नलिका, इसका नाम है मूत्र नलिका, मूत्र नलिका, ठीक है। तो ये नलिका है वो है मूत्र नलिका, ठीक है। तो यह है शिशन और ये होता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। अब इसमें ग्रंथियाँ आती हैं, देखो ये जो ग्रंथि होती है आपकी, ऐसे इधर को निकाल दे रहा हूँ मैं ग्रंथि, ऐसे इधर निकाल दे रहा हूँ मैं ग्रंथि, ये होती है शुक्राशय, इसको बोला जाता है शुक्राशय। और एक और आती है ये जो ग्रंथि आती है ये वाली जो यहाँ लगी हुई होती है ये, ठीक है, इस टाइप से, इसको बोलता हूँ मैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या नाम है इसका? प्रोस्टेट ग्रंथि। सब पढ़ेंगे करके अभी। इसको बोला था प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये चित्र बनता है आपके पास पूरा पुरुष जनन तंत्र का, पुरुष जनन तंत्र। क्या ये पुरुष जनन तंत्र होता है ये। तो पहला भाग पढ़ लेते हैं, इसका नाम ला दे रहा हूँ मैं ए। तो ये वृक्षण क्या होता है इसका, तो भाई मैं लिख दे रहा हूँ पूरी की पूरी कहानी। तो पुरुष में एक जोड़ी, ठीक है, पुरुष में एक जोड़ी वृक्षण होते हैं, पुरुष में एक जोड़ी वृक्षण होते हैं, लिख दे रहा हूँ मैं। पुरुष में एक जोड़ी क्या होते हैं? वृक्षण होते हैं, वृक्षण होते हैं। अब ये होते कहाँ पर हैं? ठीक है, उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा से बाहर, ठीक है, जो उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा से बाहर, ठीक है, उदर गुहा से बाहर थैलेनुमा संरचना, थैलेनुमा संरचना में लटके होते हैं, लटके होते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा इसमें यह आता है कि वृक्षण में शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? वृक्षण में शुक्राणु बनते हैं, वृक्षण में शुक्राणु बनते हैं। ध्यान देना, वृक्षण में क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं। क्या होता है? वृक्षण में शुक्राणु बनते हैं। ज़्यादा लंबी कथा मैं लिखवाने रहा हूँ, ठीक है। बी नंबर मेरे पास आता है कौन सा? देखो अधिवृक्षण, कि ये अधिवृक्षण क्या होता है भाई। इस अधिवृक्षण हम कहते हैं किससे? तो देखो जो ये वृक्षण होते हैं, वृक्षण का जो आगे का भाग होता है, पीछे का भाग होता है, बीच का भाग होता है, सब के सब, ठीक है, इस अधिवृक्षण द्वारा ढके होते हैं और इसी अधिवृक्षण में शुक्राणु एकत्रित होते हैं। ध्यान देना। तो ये क्या होती है? यह है पतली, कोमा लंबी तथा अत्यधिक कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित, ये पतली लंबी तथा अत्यधिक कुंडलित, ठीक है, कुंडलित नलिका होती है, नलिका होती है, ठीक है, जिसमें
शुक्राणु एकत्रित होते हैं, इसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं, ध्यान देना है, इसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं। इसका बी नंबर। अब अगर मैं इसका सी नंबर लूँ तो मेरे पास जो सी नंबर आता है वो आता है शुक्रवाहिनी का। इसका एक नाम और होता है शुक्रवाहिनी, बोल देता हूँ उसको मैं, शुक्रवाहिनी भी लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये जो शुक्रवाहिनी होती है, ये शुक्रवाहिनी क्या होती है, देखो ये होती है शुक्रवाहिनी का। तो ये उदर गुहा से होते हुए मूत्र मार्ग से जुड़ी होती है, उदर गुहा से होते हुए, उदर गुहा से यानी कि यहाँ से पेट से होते हुए कहाँ जुड़ी होती है, मूत्र मार्ग से जुड़ी होती है। यानी कि यह उदर गुहा से होते हुए, उदर गुहा से होते हुए मूत्र मार्ग से जुड़ी होती है, ध्यान देना। यह उदर गुहा से यानी कि उदर गुहा से होते हुए मूत्र मार्ग से जुड़ी होती है, ठीक है। अब देखते हैं ए बी सी। अब ये जो आगे लिखना है इसके, देखो तो ये मूत्र मार्ग होता है, जो ये मूत्र मार्ग होता है, ये मूत्र मार्ग जो होता है वो वीर्य, ठीक है, यानी कि शुक्राणु और मूत्र का साझा मार्ग होता है। मूत्र मार्ग, मूत्र तथा वीर्य का क्या होता है, साझा मार्ग होता है, साझा मार्ग होता है, ध्यान देना, मार्ग होता है, ठीक है, ध्यान देना है। तो मूत्र और वीर्य, ठीक है, दोनों के दोनों मूत्र मार्ग से बाहर निकलते हैं। इसके बाद आता है सिसन, इसके बाद पढ़ लेते हैं हम, मूत्र मार्ग भी हो गया, इसके बाद पढ़ लेते हैं सिसन, कि भाई ये ए बी सी, इसके बाद में जो डी नंबर आता है वो आता है आपका सिसन। क्या आता है, सिसन आता है। तो ये क्या है, यह नर मैथुन अंग है, मैथुन अंग है, ठीक है। ये क्या है, यह नर मैथुन अंग होता है, ठीक है, ध्यान देना, यह नर मैथुन अंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूत्र मार्ग खुलता है, ध्यान देना, इसमें मूत्र मार्ग खुलता है, इसमें मूत्र मार्ग खुलता है, मूत्र मार्ग खुलता है। और इसी की सहायता से शुक्राणुओं को, ठीक है, मादा में डाला जाता है। इसकी सहायता से शुक्राणुओं को जो है मादा तक पहुंचाया जाता है। मैं लिख देता हूँ, तो ये इसकी सहायता से, ठीक है, इसकी सहायता से शुक्राणुओं को, ठीक है, मादा तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यह है नर मैथुन अंग है, होता है जिसमें मूत्र मार्ग खुलता है और इसकी सहायता से शुक्राणुओं को, ठीक है, मादा तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास सेशन। इसके बाद में एक चीज और पढ़ लेते हैं, बचा क्या हमारे पास बचता है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। मैं ई नंबर आगे लिख देता हूं कि भाई ये शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती हैं, शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि, ये चीज़ें क्या होती हैं, शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। तो भाई जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो शुक्राणुओं को पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं और उनको चिपचिपा बनाते हैं, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। यानी कि यह ग्रंथियाँ शुक्राणुओं को, ठीक है, पोषक पदार्थ तथा तैरने के लिए तरल पदार्थ उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया पुरुष जनन तंत्र, ठीक है, एक 10th क्लास का, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा इसमें हेडिंग लिए नहीं है, छोटे छोटे हेडिंग लिए हैं, समझ जाओगे आराम से। तो सबसे पहले देखो क्या आता है, इसमें वृक्षण आते हैं, वृक्षण में शुक्राणु बनते हैं और वो जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्रवाहिनी का यानी कि अधिवृक्षण में एकत्रित होते हैं। ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी के जरिए कहाँ पहुँचते हैं, मूत्र मार्ग तक पहुँचते हैं और मूत्र मार्ग से होते हुए सिसन से जो है बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये क्या, ये सिसन होता है।
सिसन मतलब ये मैथुन अंग होता जिसकी सहायता से शुक्राणुओं को महिला की यानी कि स्त्री की योनि तक पहुंचाया जाता। ठीक है, इसके बाद में देखो जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है और जो ये तुम्हारे पास है शुक्राशय, ये दोनों के दोनों मिलकर पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं किसको, शुक्राणुओं को पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं और उनको तैरने के लिए तरल माध्यम यानी कि चिपचिपा पदार्थ भी प्रदान करते हैं। ठीक है, मूत्र मार्ग क्या होता है भाई, मूत्र मार्ग जो होता है वो मूत्र और वीर्य का साझा मार्ग होता है। ठीक है, और ये मूत्र मार्ग हमेशा जो है सिसन से खुलता है, वीर्य भी इसी से यहाँ से बाहर निकलते हैं और मूत्र भी यहीं से बाहर निकलता है। डायरेक्टली कनेक्शन किसका है, देखो इस मूत्र मार्ग का कनेक्शन किससे कर रखा है, मूत्राशय से कर रखा है, सीधे मूत्राशय से मूत्र बाहर निकल आता। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ाता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि स्त्री जनन तंत्र। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें आप। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग फिर, स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, जरा ध्यान देना थोड़ा सा। तो इसके पहले लेना भाग, कौन कौन से भाग होते हैं, बाद में बनाते हैं चित्र। तो इसके निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं, इसके निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग कौन कौन से हैं वो चेक करते हैं। तो वो होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय, ध्यान देना। फिर सेकंड पॉइंट अगर मैं लूँ इसका सेकंड नंबर, तो वो आता है नलिका तंत्र, नलिका तंत्र। तो ये भी चेक कर लेते हैं कि भाई ये नलिका तंत्र क्या होता है। तो जो ये नलिका तंत्र होता है ये होता है, देखो इसमें नलिका तंत्र में कौन कौन सा आता है, एक ग्रीवा आती है यानी कि गर्भाशय आता है, योनि आती है और फेलोपियन ट्यूब आती है। तो लिख देता हूं मैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब आती है। ठीक है, गर्भाशय आता है तथा योनि आती है, तथा योनि आती है। इसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट लिखूं इसका, तो आती हैं सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। तो जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, वो जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, दो ग्रंथियां होती हैं। एक तो होती है दुग्ध ग्रंथि, ठीक है, दुग्ध ग्रंथि, तथा ठीक है वार्थोलिन, वार्थोलिन ग्रंथि, वार्थोलिन ग्रंथि। तो ये दो ग्रंथियां हो गई। पहली कौन सी, देखो नलिका तंत्र में फेलोपियन ट्यूब आ गई, गर्भाशय आ गया और योनि आ गई। सहायक ग्रंथि में दुग्ध ग्रंथि तथा वार्थोलिन ग्रंथि। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम अंडाशय, यानी कि ए नंबर लगा लिख रहा हूं मैं, अंडाशय क्या होता है ये। ठीक है, अब अंडाशय भी देखते हैं, पहले बनाए चित्र इसका। तो चित्र देखो मैं कैसा बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना चित्र पे, बनाने का तरीका देखो चित्र को कैसे बना रहा हूँ चित्र को मैं। ठीक है, इसके बाद देखो ठीक है, ऐसे इधर को इसके बाद देख लो, मिला लो इसको। बिल्कुल चित्र बनाने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें कैसे बनाना चित्र आपको। ये वाला इधर को लेकर आओ भाग, ये वाला भाग इधर को लेकर आओ, थोड़ा सा हल्का सा घुमा के, और ये वाला भाग कर दो। ठीक है, ऐसे जैसे बनाया जाता। अब जो है इसको डबल लेयर में लेकर आओ भाई, डबल लेयर जाएगी इसकी, और यहाँ पे आपको एक कीप जैसी संरचना रख देनी है, और यही होते हैं आपके अंडाशय। ठीक है, ऐसे इधर को भी एक कीप जैसी संरचना लेके जाओ, और यहाँ भी जो है आपको रख देना है आपको अंडाशय। बराबर बराबर कर दे रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा छोटे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, ये कीप जैसी संरचना आपकी, ये जो संरचना देख रहे हो ना, ये कीप जैसी संरचना होती है ये। अब देखो इसमें इसको जो है थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ मैं, ऐसे इसको यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करो। ठीक है, ये वाला भाग और ऐसे
इसको जो है आप थोड़ा सा डार्क कर दो, ये ऐसे इसको भी थोड़ा सा डार्क कर दो, ठीक है। अब देखो ऐड कर दो, जोड़ दो इसको, ये होता है सब, ठीक है। अब इसको भी मैं यहीं पर ये थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, और ये जो है मेरे पास सबका सब भाग में थोड़ा सा हल्का हल्का ये जब पॉइंट लगा देता हूँ मैं। अब देखो ध्यान से ज़रा, ये बन गया। तो ये जो होता है ये वाला भाग, इसको बोला जाता है योनि, ठीक है। ये वाला भाग ये होता है ग्रीवा, और जो ये वाला भाग होता है इसको बोला जाता है गर्भाशय। ये सारे भागों के नाम मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूँ। इसको बोला जाता है गर्भाशय, ये है ग्रीवा और ये है योनि। इसके बाद देखो ये आता है अंडाशय, अंडाशय, और ये है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब होती है, ये होती है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो पहले नंबर पे अगर आप बात करोगे अंडाशय की, तो अंडाशय क्या होते हैं, देखो ये उदर गुहा में स्थित होते हैं। उदर गुहा में क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं, ध्यान देना। यानी कि स्त्री में एक जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी मतलब एक अंडाशय ये है, एक अंडाशय ये, तो एक जोड़ी में दो अंडाशय हो गए। तो स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, अंडाशय होते हैं, ठीक है, जो उदर गुहा में स्थित होते हैं, उदर गुहा में, जो उदर गुहा में स्थित होते हैं, ठीक है। ध्यान देना जरा, स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो उदर गुहा में स्थित होते हैं। याद कर लो ठीक से, स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो उदर गुहा में स्थित होते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है भाई, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अगर मैं इसका बी नंबर पढ़ूं तो मेरे पास इसका जो बी नंबर आएगा वो आएगा फेलोपियन ट्यूब। क्या आएगा, फेलोपियन ट्यूब। तो बी नंबर लिखवा दे रहा हूं मैं, फेलोपियन ट्यूब, इसकी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये फेलोपियन ट्यूब का कनेक्शन किससे होता है, देखो फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं वो आपस में मिलकर, यानी कि दो फेलोपियन ट्यूब हैं, एक फेलोपियन ट्यूब ये है, एक फेलोपियन ट्यूब ये है। जब दोनों ट्यूब आपस में मिलती हैं तो गर्भाशय का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, गर्भाशय का निर्माण करती हैं। तो फेलोपियन ट्यूब के लिए बताता हूँ, देखो क्या होती है, एक कीप जैसी संरचना, यानी कि अंडाशय का संपर्क किससे होता है, एक कीप जैसी संरचना से होता है, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं, अंडाशय का संबंध एक कीप जैसी संरचना से होता है। यह है कीप, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में खुलती है, फेलोपियन ट्यूब में खुलती है, ठीक है, खुलती है। इस ट्यूब में शुक्राणु तथा अंडाणु, शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है, निषेचन होता है। ध्यान देना, इस ट्यूब में शुक्राणु तथा अंडाणु का क्या होता है, निषेचन होता है, भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। जो भ्रूण बनता है आपके पास, उसके बाद वो गर्भाशय में आता है, गर्भाशय में वो विकसित होता है, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, इसके बाद सी नंबर देखो, सी नंबर जो आता है मेरे पास वो आता है गर्भाशय। क्या आता है, गर्भाशय आ गया, ठीक है। तो देखो दोनों फेलोपियन ट्यूब संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ मैं, दोनों फेलोपियन ट्यूब संयुक्त होकर, दोनों फेलोपियन ट्यूब संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं, गर्भाशय का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं, ठीक है। दोनों फेलोपियन ट्यूब संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। यह अत्यधिक लचीली संरचना होती है। ध्यान देना, ये क्या होती है, यह है अत्यधिक लचीली, यह है अत्यधिक लचीली
यह है अत्यधिक लचीली संरचना होती है, संरचना होती है। इसमें भ्रूण बनता है, ठीक है, जो शिशु के रूप में विकसित होता है, जो शिशु के रूप में क्या होता है, विकसित होता है, विकसित होता है, ठीक है। इसके बाद गर्भाशय के बाद आती है ग्रीवा। ग्रीवा क्या होता है, जो योनि और गर्भाशय को जोड़ती है, ग्रीवा कहलाता है, ठीक है। तो वह भाग जो गर्भाशय और योनि को जोड़ता है ग्रीवा कहलाता है। लिख देता हूं मैं इसको भी डी नंबर में कि भाई ये ग्रीवा क्या होता है। देखो, वह भाग जो गर्भाशय तथा योनि को जोड़ता है, योनि को जोड़ता है, ठीक है, ग्रीवा कहलाता है, जोड़ती है, ग्रीवा कहलाती है, ठीक है। यानी कि वह भाग जो गर्भाशय तथा योनि को जोड़ता है ग्रीवा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं योनि। यहां तक के लिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं। अब लास्ट भाग आता है इसका योनि, ठीक है। तो योनि क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग योनि, ठीक है। तो यह क्या होती है, देखो यह है 8 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर लंबी पेशीय संरचना होती है, पेशीय संरचना होती है, संरचना होती है जो जनन छिद्र द्वारा, जनन छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती है, बाहर की ओर खुलती है, की ओर खुलती है, ठीक है। एक चीज और है, देखो इसे जन्म नाल भी कहते हैं, इसे जन्म नाल भी कहते हैं। ले लेता हूं मैं कि भाई इसे जो है हम इसे जन्म नाल भी कहते हैं, जन्म नाल भी कहते हैं, इसे जन्म नाल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे जन्म नाल भी कहते हैं। शुक्राणुओं को, यानी कि पुरुष द्वारा शुक्राणुओं को योनि में छोड़ा जाता है, ठीक है। पुरुष द्वारा शुक्राणुओं को योनि में छोड़ा जाता है। ध्यान देना इस लाइन पे ठीक से। इसके बाद देखो आता है तुम्हारे पास, इसके बाद जो आता है आपके पास वो आता है दुग्ध तथा बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, दुग्ध तथा बार्थोलिन ग्रंथि। तो जो ये दुग्ध ग्रंथि होती है वो शिशु के पोषण के लिए, ठीक है, पोषण प्रदान करती है, ठीक है। लिख देता हूं मैं ये। तो दुग्ध ग्रंथि, ठीक है, शिशु के लिए पोषण प्रदान करती है, प्रदान करती है। और जो ये तथा बार्थोलिन ग्रंथि जो है, ये तथा बार्थोलिन जो ग्रंथि आती है, ये बार्थोलिन ग्रंथि जो होती है वो योनि को चिकना बनाती है, ठीक है। बार्थोलिन ग्रंथि योनि को चिकना बनाती है, जिससे मैथुन में सहायता मिलती है, जिससे मैथुन में सहायता मिलती है, ठीक है। तो ये था पूरे का पूरा मादा जनन तंत्र, यानी कि ये दो फेलोपियन ट्यूब होती हैं, दोनों की दोनों फेलोपियन ट्यूब। आप ये देखो, इस फेलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु का फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है, ठीक है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। इस कीप के जरिए वो कहाँ पहुँचते हैं, फेलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं। शुक्राणु आते हैं, यहाँ क्या होता है, निषेचन होता है। उसके बाद में ईगोमनज बनता है और यहाँ आके भ्रूण के रूप में वो विकसित होना शुरू होता है। उसके बाद जब शिशु बन के तैयार हो जाता है तो इस ग्रीवा के जरिए वो योनि के जरिए बाहर आ जाता है, यानी कि जन्म ले लेता है, ठीक है। तो ये गर्भाशय होता है, ये योनि है, ये ग्रीवा। ग्रीवा क्या होता है, ग्रीवा जो होता है वो योनि और गर्भाशय को जोड़ता है, ठीक है। ये अंडाशय, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास गर्भाशय हो गया। तो सारे के सारे पार्ट्स मैंने लिखवा भी दिए।
आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।